भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता शक्ति सिंह गोहिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनोज झा हमारे साथ हैं। आरएसएस के विचारक, संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है और पाटीदार आरक्षण समिति के प्रवक्ता हार्दिक पटेल के साथी केतन पटेल हमारे साथ अहमदाबाद। शक्ति सिंह गोहिल, आखिर में आप हैं, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी आपकी है, क्या कहेंगे आज के इस पूरे आरक्षण कंट्रोवर्सी पर? देखिए सुमित जी, पहली बात यह है कि आरएसएस और उनके बगल बच्चे सब एक ही है। उनके लिए ना एससी एसटी ना अपर कास्ट कोई लेना देना नहीं। खुद वोट और नोट की राजनीति करते हैं। कहते एक और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। अभी अभी मोदी जी जाके कह के आए कि आरएसएस का हमें मार्गदर्शन मिलता है और उस पथ पे हम सरकार चलाते हैं। और आज बीजेपी कहती है कि मोहन भागवत जी के साथ हम सहमत नहीं है। बहुत क्लियर उन्होंने कहा है कर सकता है शक्ति सिंह गोहिल, लेकिन कहां सरसंघ चालक ने कि आरक्षण की प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए। मेरे पास वो पूरा इंटरव्यू है जो 5 जन में छपा है, आप चाहिए तो मैं शब्दशः पढ़ देता हूं। संविधान में जब से ये प्रावधान आ गया है तब से उसका राजनीति के रूप में प्रयोग किया गया है। हमारा कहना है कि एक समिति बना दो जो राजनीति के प्रतिनिधियों को भी साथ ले, लेकिन चले उन लोगों के साथ जो सेवा भावी हो तथा जिनके मन में सारे देश के हित का विचार हो। उनको तय करने दें कि कितने लोगों के लिए आरक्षण आवश्यक है, कितने दिन तक उसकी आवश्यकता होगी। कहां सरसंघ चालक ने कि आरक्षण को बंद कर देना चाहिए? शक्ति सिंह गोहिल। सुमित जी देखिए, मेरे पास भी पंचजन्य और इनका दोनों ऑर्गेनाइजर में आया हुआ स्टेटमेंट की कॉपी है। इनकी जो चाल होती है वो इसी तरह की होती है कि किसी एक कमिटी को, जैसे मोदी जी का एक गुजरात मॉडल था, वो ऐसी कमिटी बना देते थे कि जहां से जो चाहे वो निकल जाता था। इनका मंशा ही यही है कि देश में अब जो ख्वाब दिखाए थे वो काम नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जाए कि जिससे फिर से देश में ऐसी बहस हो जाए कि असली इश्यू जो जिस बातों को लेके वो पावर में आए थे उनको लोग भूल जाए। और 2019 में आरक्षण के नाम पे लोगों के वोट बटोरने का एक बड़ा षड्यंत्र है। राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं। समित में आता हूं, राकेश सिन्हा। सुमित जी एक छोटा सा फैक्ट मैं रखना चाहता हूं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि उड़ीसा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में पीजी में जितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व सीट थे सभी वैकेंट रह गए। दूसरी बात, 2005 में जामिया मिलिया में 907 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सीट्स थे, उसमें 364 वैकेंट रह गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 9000 रिजर्व सीट में से 20% प्रत्येक साल खाली रह जाता है। तो आज जो बहस की बात है वह रचनात्मकता की बात है कि रिजर्वेशन को प्रोग्रेसिव टूल की तरह उस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को कितना अधिकतम लाभ दें और कितने कम समय में वंचितों को आर्थिक सामाजिक मुख्य धारा में ले आएं। आरक्षण को अस्थायी स्तंभ बनाकर रखना किसी भी मैच्योर समाज के लिए, परिपक्व समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है कि हम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देते रहेंगे। राकेश सिन्हा साहब, बीजेपी भी ये बात नहीं कह रही कि हम जो लोग समाज में आगे आ गए हैं, वंचितों को जो फायदा पहुंच गया है, बीजेपी तो उसको नहीं कह रही है। राकेश सिन्हा जी, यही बात तो केतन पटेल कह रहे हैं, यही बात हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि दोबारा विचार चलना चाहिए। तो इसका मतलब हार्दिक पटेल और आरएसएस की विचार सेम है। नहीं, आरक्षण में पुनर्विचार होना चाहिए। जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। चुनाव का मौसम है बिहार का, इसलिए बीजेपी भी परेशान है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि रविशंकर जी को खंडन करने के लिए आना पड़ा, नहीं तो हिम्मत नहीं है भाजपा के किसी नेता को कि सरसंघ चालक के बयान के खिलाफ जाए। पहली बात यह मानना होगा कि हम आरक्षण के मामले में मैं अंबेडकर की बात को महत्वपूर्ण मानता हूं कि सामाजिक आर्थिक समानता हासिल करना ऐसा नहीं है कि आप 10 वर्ष का समय तय कर लेंगे, इसमें वक्त लगता है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। जो लोग भी ये समझते हैं कि आर्थिक पहलू को ले लीजिए, वो आरक्षण के मर्म को और भारतीय समाज के समान असमानता के लक्षण के जो स्रोत हैं उसको नहीं समझते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, नव उदारवाद के दौर में हम जी रहे हैं। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप आरक्षण के दायरे को बढ़ाइए,
निजी क्षेत्रों में ले जाइए, ताकि लोग एक समता मूलक समाज की परिकल्पना को जी संबित सकें। पात्रा। और मैं समझता हूं मीडिया सेंट्रल सबसे बड़ा उदाहरण। संबित पात्रा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्यों हुआ आज ऐसा कि सरसंघ चालक के बयान के बाद रविशंकर प्रसाद को शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लैरिफाई करना पड़ा? वो तो खंडन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग, लेकिन मेरा साफ तौर पर कहना है, आपको लगता है कि ये मिसफायर हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गया परिवार की तरफ से? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं, आपके पास पूरा इंटरव्यू भी है। ये पूरा इंटरव्यू दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि 25 सितंबर जो अभी आ रहा है उसके उपलक्ष्य में है। और वहां पे दीनदयाल जी का जो फंडामेंटल आइडिया था इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद, उसके अंत्योदय फिलॉसफी के बारे में बात की गई है। अंत्योदय आखिर है क्या? अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति पे खड़ा है उसका उदय कराना। इससे बड़ी समरसता की बात और क्या हो सकती है? लालू प्रसाद यादव जी नए नए इस विषय पे बात कर रहे होंगे, मगर जनरेशन से आरएसएस जिस तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने की पैरवी करेगी बीजेपी और बीजेपी की सरकार? वो अफर्मेटिव एक्शन जिसको बोला जाता है, निजी क्षेत्रों में आरक्षण। देखिए, हम अभी करंट रिजर्वेशन पॉलिसी में किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं है। उसके विषय में नहीं, इस प्रकार का अट्टहास लगाने की आवश्यकता नहीं है। कम मेरा सिर्फ मानना है कि अक्सर जब गंभीर विषयों पे बात होती है तो भाजपा और संघ के लोग उसको अगंभीर अतार्किक चीजों पे ले जाते हैं। अगर बिहार को नरक बना दिया, 3 बार बिहार की जनता ने उस नरक को नहीं चुना। और गुजरात की हकीकत एक तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताई, आधुनिक नीरो जो प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी थी सर्वोच्च न्यायालय की, और दूसरे हार्दिक पटेल तो ये कहानी लेकर के घर घर घूम रहे हैं कि गुजरात में एक्चुअल में गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या था। रही समाजवाद की बात, समाजवाद के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है भाजपा को, इसलिए कि जब जब सामाजिक क्रांति का क्षण आया इस मुल्क में, इंक्लूडिंग 90 का, तो इंक्लूडिंग 90 तो भाजपा कमंडल लेकर के सामाजिक न्याय की मैं चाहूंगा, ठीक है हम मुद्दे पर हैं। शक्ति सिंह गोहिल, चंद्रभान प्रसाद और फिर केतन पटेल। शक्ति सिंह गोहिल, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मौसम में? मैं 2 बातें करना चाहता हूं। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये कह रहे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जी कि हम जाति आधारित बात नहीं करते। अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि मोदी जी 10 साल तक गुजरात में कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूं। वो तो ये कहते रहे मोड ज्ञाति जो है बड़ी अपर कास्ट है, उनके कम्युनिटी का हूं, ऐसा करके उनके अखबारों में, उनके मैगजीन में आते रहे। और जब देश में जरूर पड़ी कि अब ओबीसी के नाम पे वोट मिलते हैं तो मोदी जी ओबीसी बन गए। जाति आधारित के नाम पे वोट बटोर लिए। अब जो कहा था वो नहीं कर पा रहे हैं तो मोहन भागवत जी के जरिए बुलवाते हैं कि अब हम इसका रिव्यू करेंगे, एक कमेटी बिठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पटेल, देश को किस और ले जा रहे हो? आपने जो प्रॉमिस किया था 15 लाख आ जाएंगे, ठीक है। 100 दिन केतन पटेल, वो आप गुजरात में हैं, पाकिस्तान को जो बात शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए प्रधानमंत्री, क्या आपके संगठन ये बात मानता है केतन पटेल? इस देश को नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर इस बात पे चलेंगे। देश में कई साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार भी अभी है, लेकिन ये सब जितने भी है राजनेता है, जब राजनीतिक पार्टियां है, वो आरक्षण के मुद्दे पे अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसे डिबेट में समाज के जो जिसको जरूरियात है, जो बिछड़े हुए लोग हैं, उनको लाके कभी सुनिए कि आरक्षण की क्या जरूरत है, कैसे जरूरत है। क्योंकि ये जो है राजनीतिक बातें, जहां जब पार्टी अपोज में होती है तो उनकी कुछ अलग होती है, और जब सत्ता पे आती है तो उनकी बातें कुछ अलग हो जाती है। प्रसाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब तक तो मैं यही समझता रहा कि आरक्षण उनके लिए बना है जिसका रास्ता जाति समाज ने रोका है। जब 1854 में मैकाले की शिक्षा पद्धति आई और दलितों को भी एडमिशन का अधिकार मिला तो पूरे देश में इसके खिलाफ दंगे हुए। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि गुजरात में किस जाति, किस व्यक्ति, किस समाज की इतनी हिम्मत है कि एक पटेल का रास्ता रोक दे स्कूल जाने से? जो कुछ भी गुजरात में है अगर आपका नहीं है तो पटेल का है। और उनके लीडर गन की बात करते हैं, इंग्लिश की बात नहीं करते। लालू जी बोलते हैं हम अजगर हैं, चबा जाएंगे।
तो जो नई जनरेशन है जो शहरों में पैदा हुई है उसको मालूम होना चाहिए कि दलित और आदिवासी अलग समाज है। बिल्कुल। इनका आरक्षण आर्गुमेंट पर मिला है। ओबीसी में जो किसान ओबीसी हैं वो तो आर्थिक आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो यही स्ट्रांग सामाजिक आरक्षण है। चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि भारत में व्यक्ति का अस्तित्व और स्थान जाति के आधार पर है। राकेश सिन्हा साहब, देखिए, एक बात मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बता दूं। जिस अंबेडकर को उद्धृत करते हैं, जरा याद करें इतिहास को। उस अंबेडकर को जीवन के अंतिम समय में लोकसभा जाने से किसने रोका? कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने। और अंबेडकर की पत्नी का वो नैरेटिव पढ़ लीजिए, किस प्रकार से अंबेडकर उसके कारण करते हो। वो बाबा साहेब अंबेडकर थे जो कांग्रेस की सरकार में लॉ मिनिस्टर बने। कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं है, जिसके लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा है। आप चिल्लाइए मत, मेरी बात कांग्रेस की अरे जब डिसिप्लिन थी तो कि मैं इतना संविधान आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। क्या आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा शक्ति था। जी, सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए। शक्ति जी, अरे शक्ति सिंह गोहिल, ये शक्ति सिंह जी, ये डॉक्टर तक नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल, सुनिए आप, शक्ति सिंह गोहिल, मेरी बात शक्ति सिंह गोहिल, वर्षों तक शक्ति सिंह गोहिल, देख लीजिए, जिन लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है, विमर्श करने की आदत नहीं है, ये जातियों के पास और राजनीति इनका करते शोषण हैं। किया है। आरक्षण और राजनीति का विषय नहीं है। वही आरक्षण मानसिकता दलितों, वंचितों को रास्ता दिलाने का माध्यम है। वो इनकी सेवा करता ठीक है। है। अरे कौन सी मजदूरी मानसिकता करता की है। बात कर रहे हैं? अम्बेडकर को कुचलने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुमित जी, बस सिर्फ इतना कहता हूं, बिहार का चुनाव हम जीते या हारें, ये जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वंचित समाज के प्रति, आरक्षण और सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण की, और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास कुछ पैनलिस्ट बने रहेंगे डिबेट नंबर 2 में भी। वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर आज हमारा बहस इसी मुद्दे पर था। डिबेट नंबर 1 हम तो पूछेंगे कि क्या आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण हो